फ्रेंड्स, मैं मुकेश बडवाल एक बार फिर से अपने YouTube चैनल पर आप सबों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप सब स्वस्थ होंगे, कुशल होंगे। और आज के सेशन में हम सब बात करेंगे 1975 के आपातकाल के बारे में। अक्सर 25 जून के दिन जो 1975 ईस्वी में तत्कालीन भारत के प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के द्वारा देश को थोपा गया, जब आपातकाल की बात आती है तो इस आपातकाल से जुड़े हुए कई महत्वपूर्ण बातों की भी चर्चा होने लगती है। ना सिर्फ इंदिरा गांधी के बारे में बल्कि संजय गांधी के बारे में, देवकांत बरुआ के बारे में, सिद्धार्थ शंकर रे के बारे में, विद्याचरण शुक्ल के बारे में, किशोर कुमार के बारे में, गुलजार के बारे में, ना जाने कितने महान शख्सियतों के जो नाम हैं वो नाम जो है हमारे मानस पटल पर उभरते चले जाते हैं। और 1975 का जो आपातकाल है यह एक ऐसी घटना है भारत के राजनीतिक जीवन में जिसका पीछा हमेशा कांग्रेस की करती रही है। और कांग्रेस चाहे जो है कह सकते हैं कि अपने आप को जितनी कह सकते हैं कि राजनीतिक रूप से अपने को जितना कवर करे, लेकिन 25 जून 1975 का यह आपातकाल वो उसका पीछा नहीं छोड़ता। या कह सकते हैं कि उसकी जो भी राजनीतिक उपलब्धियां रही है ऐतिहासिक दृष्टिकोण से, आज़ादी के पहले आज़ादी के बाद, वो कहीं ना कहीं 1975 का यह जो आपातकाल है वो एक ब्लैक स्पॉट की तरह जो है वो उनके साथ चस्पा किए हुए है, उनके साथ चिपका हुआ है। तो आज के सेशन में हम सब बात करेंगे 25 जून 1975 के इसी आपातकाल के बारे में। वो कौन सी ऐसी परिस्थितियां थी जिसकी वजह से इंदिरा गांधी को इतना बड़ा स्टेप उठाना पड़ा, भारत के संविधान के साथ इतना बड़ा छेड़छाड़ करना पड़ा। मतलब आप ये समझ जाइए कि जो 42वां संविधान संशोधन 1976 में लाया गया था, इंदिरा गांधी के द्वारा किया गया यह संशोधन भारत के इतिहास में, भारत के संवैधानिक इतिहास में मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से पुकारा जाता है। तो वो सारी परिस्थितियों को हम आज के सेशन में समझने की कोशिश करेंगे। 1966 ईस्वी में 10 जनवरी के दिन आपको पता है कि जो लाल बहादुर शास्त्री का ताशकंद में जो है पाकिस्तान के साथ एक समझौता हुआ था, जिसे ताशकंद समझौता कहकर पुकारा जाता है। और उसी के अगले दिन जो है आपको पता है कि लाल बहादुर शास्त्री वहाँ के एक होटल में मृत जो है वो पाए गए। और इसके बाद की जो घटनाक्रम है उस घटनाक्रम के बारे में वो एक अलग मुद्दा है। लेकिन लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु के बाद 1966 ईस्वी में इंदिरा गांधी हमारे देश की प्रधानमंत्री बनती हैं। और वो 66 से लेकर 1971 तक 1971 तक वो भारत की प्रधानमंत्री रहती हैं। 1971 में एक बार फिर से इलेक्शन होता है लोकसभा का, जिसमें इंदिरा गांधी जीत जाती है रायबरेली से। और उनका जो कह सकते प्रतिद्वंदी वो राज नारायण थे। राज नारायण जो है वो क्या है कि उनसे हार जाते हैं। और उनकी जो पार्टी है उस पार्टी का नाम था संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी। तो संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के राज नारायण को इंदिरा गांधी रायबरेली में पराजित कर देती है और उसके बाद वो प्रधानमंत्री बन जाती है। और कहा जाता है कि 1971 से लेकर 75 तक वो एक प्रकार से आप ये समझ जाइए कि वो अपना प्रधानमंत्री का जो कार्यकाल है वो कार्यकाल अपना पूरा करती हैं। एक साल अभी बच जाता है। राज नारायण ने क्या किया, उन्होंने इलाहाबाद हाई कोर्ट में 1971 के इस चुनाव को जो है उसके परिणाम को जो है चुनौती दिया। और चुनौती जो देने का आधार था वो आधार ये था कि राज नारायण ने इंदिरा गांधी पर ये आरोप लगाया कि उन्होंने जो है, चूँकि सरकार उनकी थी इसलिए पूरे इलेक्शन के दौरान उन्होंने सरकारी मिशनरियों का, सरकारी मशीनरियों का, सरकारी तंत्र का उन्होंने मिसयूज किया। उन्होंने चुनाव में कह सकते हैं कि लोगों को धन बांटकर, कंबल बांटकर, साड़ी बांटकर मतदाताओं को प्रभावित किया और अपने पक्ष में मतदान कराया और इस तरह से वो जीत गई। कहा जाता है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उन्होंने क्या किया, इंदिरा गांधी को जो है कह सकते हैं कि अपने जो है वो कटघरे में बुलाया। और ये भारत के इतिहास में आप समझ जाइए कि यह पहला ऐसा अवसर था जब हमारे देश के प्रधानमंत्री ने अदालत का रुख किया था, अदालत में उनको उपस्थित होना पड़ा। यहाँ पर जगमोहन लाल सिन्हा रहते हैं, उन्होंने जो है इंदिरा गांधी के अगेंस्ट में उन्होंने फैसला सुना दिया और इंदिरा गांधी चुनाव जो है हार जाती है, ऐसा निर्णय आता है और राज नारायण बोस जो है
है विजयी हो जाते हैं। इंदिरा गांधी ने क्या किया, इस मैटर को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। सुप्रीम कोर्ट का भी जो निर्णय होता है वो निर्णय इंदिरा गांधी के अगेंस्ट में ही आता है, यानी कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उनके चुनाव को रद्द घोषित किया था या उनकी हार सुनिश्चित किया था, उसी को जो है सुप्रीम कोर्ट ने एज इट इज़ जो है अपने निर्णय में सुनाया गई 4 साल के बाद। मतलब आप सोचिए 1971 ईस्वी में वो प्रधानमंत्री बनी और 4 साल के बाद उसमें जाकर क्या होता है कि वो पराजित घोषित की जाती है। लेकिन साथ में सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि इंदिरा गांधी का जो प्रधानमंत्री वाला जो पद है वो पद खत्म नहीं होगा, वो लोकसभा में जा सकेंगे, वहाँ पर विचार विमर्श करेंगे, लेकिन वो मतदान नहीं कर सकती है। इंदिरा गांधी को यह बात जो है वो काफ़ी बुरी लगी और इसके अलावा जो है कह सकते हैं ये बात तो इंदिरा गांधी के सीधे तौर पर जो है उनके प्रतिष्ठा को चुनौती देने के समान था। लेकिन इंदिरा गांधी केवल इसी वजह से आपातकाल की घोषणा नहीं की। कहा जाता है कि जब 1966 ईस्वी में 1966 में इंदिरा गांधी जब भारत की प्रधानमंत्री बनी थी, न्यायपालिका के साथ एक प्रकार से उनका द्वंद्व प्रारंभ हो गया था, यानी कि न्यायपालिका बड़ा है या फिर कार्यपालिका या विधायिका, यानी कि विधायिका और कार्यपालिका बड़ा है या फिर न्यायपालिका, ये एक संघर्ष हुआ वो प्रारंभ हो गया। न्यायपालिका का ये कहना था कि आर्टिकल 13 का खंड 2 हमें इस बात का राइट देता है कि संसद यदि कोई ऐसा कानून बनाता है जो है वो फंडामेंटल राइट से जुड़ा हुआ है, तो वो इस बात का मूल्यांकन कर सकता है कि फंडामेंटल राइट्स का वह जो कानून है वो किसी तरह का उल्लंघन तो नहीं करता है, और अगर उल्लंघन कर रहा है तो उसे असंवैधानिक घोषित करने का अधिकार जो है वो किसके पास है, सुप्रीम कोर्ट के पास है। जबकि इसके विपरीत इंदिरा गांधी का ये कहना था कि आर्टिकल 368 के अंतर्गत हमारे देश की संसद को इस बात का अधिकार है कि वो भारत के संविधान के किसी भी हिस्से में, किसी भी भाग में वो संशोधन कर सकते हैं। तो जो संसद की यह बात थी और साथ में जो है जो सुप्रीम कोर्ट का यह मान्यता थी कि उसे संसद के द्वारा पारित कानून का न्यायिक पुनर्विलोकन करने का राइट है, इन दोनों की जो अपनी अपनी मान्यताएं थी, अपनी अपनी जो जिद थी, ये अक्सर जो है इन दोनों के बीच संघर्ष का 1966 से ही जो है वो कारण बनने लगा था। 1967 AD में गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्यवाद आता है। उस गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्यवाद में पहली बार सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा, यानी कि इसके पहले के अपने सभी वाद में सुप्रीम कोर्ट खुद ये कहती रही कि संसद को आर्टिकल 368 के अंतर्गत किसी भी तरह का संशोधन करने का अधिकार है। लेकिन 1967 में जो गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्यवाद था, उस वाद में सुप्रीम कोर्ट ने पहली बार यह बात कही कि संसद को आर्टिकल 368 के अंतर्गत भारत के संविधान के किसी भी भाग में किसी भी प्रकार के संशोधन करने का अधिकार नहीं है, विशेषकर फंडामेंटल राइट्स के संदर्भ में। फंडामेंटल राइट्स यानी कि भाग 3 में आर्टिकल 12 से 35 के बीच में जो फंडामेंटल राइट्स की बात की गई है, भारत के संसद को उसमें स्वतंत्र पूर्वक से बिना किसी बंधन के उनमें संशोधन करने का राइट नहीं है। तो कहा जाता है कि इससे गांधी जी जो है, इंदिरा गांधी, वो थोड़ी तिलमिला उठी, चूँकि वो अपने आप को यही कहती थी कि नहीं, संसद ने को 368 इस बात का अधिकार देता है कि वो किसी भी तरह का संशोधन करे। लेकिन गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्यवाद ने उनकी इस मान्यता को जो है एक सिरे से क्या कर दिया, खारिज कर दिया। तो यहाँ पर एक संघर्ष जो है वो कह के चलता है। इसके अलावा क्या हुआ था कि गुजरात में चिमन भाई पटेल की सरकार थी इस समय 73-74 ईस्वी के आसपास में। उस समय क्या था कि वहाँ पे नवनिर्माण आंदोलन चल रहा था, वहाँ के छात्रों के द्वारा, वहाँ के जो मध्यम वर्ग है उन सब के द्वारा मिले जुले तरीके से एक आंदोलन चलाया जा रहा था जिसे नवनिर्माण आंदोलन कहकर पुकारा जाता था। और वो नवनिर्माण आंदोलन चिमन भाई पटेल की जो सरकार है उस सरकार के अगेंस्ट में थी, और वो सरकार भ्रष्टाचार और कह सकते हैं कि घोटाले से, इन सब से जो है वो क्या है कि बेरोज़गारी, इन सब से जो है वो क्या है कि एक प्रकार से घिरी हुई थी।
और इस वजह से नवनिर्माण आंदोलन चला और वहाँ पर क्या है, जनता मोर्चे की सरकार बन गई। और इस वजह से भी इंदिरा गांधी जो है तिलमिला उठी थी कि भाई गुजरात में हमेशा से हमारी सरकार रही और नवनिर्माण आंदोलन चलाकर उस सरकार को गिरा देना ये हमारी बेइज्जती है। और इसीलिए क्या हुआ, इंदिरा गांधी ने वहाँ की विधानसभा को ही बर्खास्त करके और वहाँ पर जो है राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया। ये सारी बातें जो है अपनी जगह पे थी, लेकिन सबसे जो खराब बात ये हुई थी कि इंदिरा गांधी को इलाहाबाद हाई कोर्ट के सम्मुख उपस्थित होना पड़ा। और सबसे बड़ी बात कि इंदिरा गांधी के चुनाव को जो है कह सकते हैं कि उसे जो है खारिज कर देना और राजनारायण को जो है विजेता घोषित कर देना, ये सीधे तौर पर जो है इंदिरा गांधी की जो है तौहीन थी। और इस समय ये ध्यान रखिएगा कि राजनारायण बोस का जो मुकदमा था वो मुकदमा आज के चर्चित जो शांति भूषण है और चर्चित वकील जो है उन्होंने ही लड़ा था और उन्होंने जो है राजनारायण के पक्ष में फैसला सुना दिया। ये सारी बातें जो है अपनी जगह पे। तो इन्हीं परिस्थितियों में क्या होता है कि पश्चिम बंगाल के उस समय मुख्यमंत्री होते हैं सिद्धार्थ शंकर रे। लेकिन इसके पहले एक और बात मैं आपको बता दूं कि इस समय क्या हुआ था कि 1975 के आसपास में भारत में भ्रष्टाचार, बेरोजगारी और कह सकते हैं कि इस तरह से जो घोटाला है ये सब अपने चरम शिखर पर था। और भारत में क्या था कि जो जयप्रकाश नारायण है दिल्ली के रामलीला मैदान में उन्होंने जो है संपूर्ण क्रांति का आह्वान करते हुए वहाँ पर जो है एक बड़ा सा जो है एक रैली किया। और रामधारी सिंह दिनकर ने इसी दौरान एक प्रसिद्ध नारा दिया, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। जयप्रकाश नारायण ने क्या किया कि उन्होंने जो है भारत की पुलिस को, भारत की सेना से इस बात की अपील की कि आप जो है इंदिरा गांधी की जो सरकार है उस सरकार के द्वारा उठाए गए ऐसे कदम का बिल्कुल ही समर्थन ना करें जिस कदम का जो है वो क्या करता है, वो संविधान का उल्लंघन करता है। तो इंदिरा गांधी ने इस पर क्या किया, सिद्धार्थ शंकर जो रे थे जो पश्चिम बंगाल के चीफ मिनिस्टर थे, उन्होंने इंदिरा गांधी को जो है ये सजेस्ट किया कि आप तुरंत जो है वो आपातकाल जो है वो लागू कर दें। कि पहले जो हमारे देश का जो संविधान था 44वें संविधान संशोधन के पहले, उसमें यह बात थी कि हमारे देश में कब कौन सी परिस्थितियां हैं जिसके अंतर्गत आर्टिकल 352 के अंतर्गत राष्ट्रीय आपात की घोषणा की जा सकती है। तो उसमें था बाह्य आक्रमण, ठीक है, और साथ में क्या है, आंतरिक अशांति। वहाँ पे सशस्त्र विद्रोह जैसी बात नहीं जुड़ी थी बल्कि आंतरिक अशांति जैसे जो है वो शब्द का प्रयोग किया गया। तो जो आंतरिक अशांति है उस आंतरिक अशांति का ही जो है सहारा लेकर यह दिखाकर कि भारत के जो लोग हैं वो लोग जो है वो कह सकते हैं हड़ताल कर, जुलूस कर, और वो क्या कर रहे हैं कि राज्य के देश की जो सरकार है उस सरकार को अस्थिर करने की प्रयास कोशिश कर रहे हैं। और कहा जाता है कि इसी आंतरिक अशांति के आधार पर तत्कालीन राष्ट्रपति फ़खरुद्दीन अली अहमद को उन्होंने जो है क्या किया कि उन्होंने सजेस्ट किया भारत में आपातकाल लागू करने की। और 25 जून 1975 ईस्वी को रात्रि काल में फ़खरुद्दीन अली अहमद ने इंदिरा गांधी के मात्र कहने पर उन्होंने क्या किया, आपातकाल की घोषणा कर दी। अगले दिन यानी कि इंदिरा गांधी का जो मंत्रिपरिषद था ना, उस मंत्रिपरिषद से इंदिरा गांधी ने सलाह मशविरा ही नहीं किया। मंत्रिपरिषद के सदस्यों को तो 25 जून के बाद 26 जून को ये पता चला कि उनकी प्रधानमंत्री ने जो है राष्ट्रीय आपात की घोषणा कर दी है। पूरे भारत में जो है एक प्रकार से कह सकते हैं कि मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होने लगा। इस दौरान क्या था कि मीसा एक्ट जो है वो क्या है कि उसके लागू कर दिया गया, मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट है। इस मीसा एक्ट की सबसे बड़ी जो बात थी वो बात ये थी कि इसके अंतर्गत गिरफ्तार किए गए जो भी भारतीय थे उन भारतीयों को कह सकते हैं कि जमानत लेने का अधिकार नहीं था। उनको जो है नज़रबंद कर दिया जाता था, उनको जो है गिरफ्तार कर लिया जाता था, ठीक है। उनको अपने वकीलों से संपर्क करने की एक प्रकार से इजाज़त नहीं थी। और यहाँ तक कि इस दौरान जो है आपको शायद पता होगा कि एक बहुत ही चर्चित जो है वो केस है एडीएम जबलपुर बनाम शिवकांत शुक्ला केस। इसके अंतर्गत क्या था कि इंदिरा गांधी जिन लोगों को भी बंदी बना रही थी उनको बंदी प्रत्यक्षीकरण का राइट भी नहीं दे रही थी। और कहा जाता है कि उनके रिलेटिव्स वगैरह ने उन्होंने क्या किया था कि मुकदमा दायर किया और जबलपुर हाई कोर्ट सहित
9 कोर्ट्स ने, भारत के 9 कोर्ट ने ये कहा था कि इवन की आपातकाल के दौरान भी जो है जो बंदी बनाए गए उनके बंदी प्रत्यक्षीकरण का उनका ये अधिकार है, लेकिन इंदिरा गांधी जो है उससे मानती नहीं थी। उन्होंने कहा कि नहीं, आपातकाल जो है आर्टिकल 19 के जो है वो आपातकाल के दौरान भी क्या हो जाता है, सस्पेंड हो जाता है। विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता सस्पेंड हो जाता है, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार सस्पेंड हो जाता है। ये बात जो है इंदिरा गांधी मानती थी। एडीएम जबलपुर जो केस था, उस केस में जबलपुर हाई कोर्ट ने ये कहा और इवन की 9 हाई कोर्ट्स और ने ये कहा कि नहीं, फंडामेंटल राइट्स में जो बंदी प्रत्यक्षीकरण का अधिकार है, वो बंदी प्रत्यक्षीकरण का अधिकार आपातकाल में भी जो है वो बना रह सकता है। इंदिरा गांधी ने क्या किया, इस एडीएम जबलपुर केस के निर्णय के विरुद्ध जो है सुप्रीम कोर्ट में जाकर उन्होंने अपील किया। सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया कि जबलपुर जो केस है, एडीएम जबलपुर केस, उस केस के अगेंस्ट में फैसला और इंदिरा गांधी के पक्ष में फैसला सुना दिया। और इस तरह से इंदिरा गांधी की जो बात है वो बात जो है वो क्या है कि सही साबित हुई। सुप्रीम कोर्ट ने उनके द्वारा उठाए गए कदम पर जो है मुहर लगा दिया और देखते देखते पूरे भारत में कह सकते हैं कि जो फंडामेंटल राइट्स है उसका अंधाधुंध जो है उल्लंघन किया जाने लगा। और आप समझ जाइए, उस समय जितने भी भारत के कह सकते हैं प्रमुख नेता थे, चाहे वो अटल बिहारी वाजपेयी जी, लाल कृष्ण आडवाणी, मोरारजी देसाई हो गए, इसके बाद आपके जो है चंद्रशेखर इवन इस समय कांग्रेस के सदस्य थे, लेकिन कांग्रेस को इस बात का डर था, इंदिरा गांधी को ऐसा लगता था कि उनके द्वारा उठाए गए कदम का कांग्रेस के भीतर ही उसका विरोध हो सकता है। तो जो लोग विरोध कर सकते थे उन सबको जो है उन्होंने कांग्रेस, भले ही वो कांग्रेस के थे, उनको भी गिरफ्तार जो है वो कर लिया गया। और इस तरह से जो है पूरा आप समझ जाइए समाचार पत्र पर जो है सेंसरशिप लागू कर दिया गया। इसके बाद न्यूज़पेपर के जो मतलब प्रिंट ना हो सके, इसके लिए रात को ही जो है लाइट वगैरह काट दी गई। ठीक है, इसके बाद जो है कह सकते हैं कि इस दौरान बहुत सारे ऐसे मामले हुए, विशेषकर संजय गांधी के द्वारा जो 5 सूत्रीय कार्यक्रम लागू किया गया, उसमें जो सबसे ज़्यादा चर्चे में रहा वो था नसबंदी कार्यक्रम। ठीक है, उस नसबंदी कार्यक्रम के दौरान जो है आप समझ जाइए कि मतलब जो दिल्ली है, उस दिल्ली में मतलब कह सकते हैं कि हज़ारों लोगों की नसबंदी की गई। और इस दौरान जो है आप समझ जाइए कि आज की जो एक्ट्रेस अमृता सिंह की माँ रुखसाना सुल्ताना, जो कि कह सकते हैं कि वो संजय गांधी के बहुत ही करीब थी, उन्होंने क्या किया, संजय गांधी को साथ दिया था नसबंदी के कार्यक्रम में। विशेषकर दिल्ली के जामा मस्जिद, तुर्कमान गेट, उसके आसपास के इलाके में साफ़ सफाई और साथ में नसबंदी के जो कार्यक्रम थे, उस कार्यक्रम को लागू करने में रुखसाना सुल्ताना जो है उन्होंने क्या किया, संजय गांधी का जो है वो साथ दिया था। और कहा जाता है कि मतलब इस तरह से आप समझ जाइए कि ये इतना ज़्यादा उत्पीड़नकारी था कि जब 1977 में जब आपातकाल को समाप्त किए जाने की घोषणा की गई और लोकसभा के नए चुनाव की घोषणा की गई, तो इंदिरा गांधी जब चुनाव लड़ी तो जामा मस्जिद के जो इमाम थे उन्होंने इंदिरा गांधी के अगेंस्ट में जनता पार्टी की जो सरकार थी, उस सरकार के पक्ष में या उस पार्टी के पक्ष में अपने सभी मुस्लिम भाइयों को जो है मतदान करने की जो है अपील की थी। इतनी ज़्यादा नाराज़गी थी। तो ये सारी जो परिस्थितियाँ थी, ये आपातकाल की स्थिति में, इसमें जो है बहुत सारी ऐसे जो है किशोर कुमार को जो है गाना गाने पर मतलब वो जो है कांग्रेस के पक्ष में गाना गाए, ऐसा जो है उनसे अपील किया गया, लेकिन किशोर कुमार ने ऐसा करने से इनकार कर दिया। इसी तरह से अमृत नाहटा की एक फिल्म थी किस्सा कुर्सी का, उस पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया। गुलजार की फिल्म आंधी पर प्रतिबंध लगा दिया गया। तो तमाम तरह की ऐसी चीज़ें हुई इस दौरान, जबकि ये कहा जाता है कि फंडामेंटल राइट्स का बहुत ही ज़बरदस्त जो है उल्लंघन किया गया। और आप समझ जाइए कि इसका इतना बुरा असर पड़ा इंदिरा गांधी के राजनीतिक जीवन में, तात्कालिक खासकर जो है तात्कालिक राजनीतिक जीवन में, कि जब संजय गांधी का नसबंदी जो कार्यक्रम था, वो कार्यक्रम जब बहुत ही ज़्यादा उत्पीड़नकारी होने लगा, ठीक है, और उसमें लोगों को ज़बरदस्ती जो है उस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए कह सकते हैं कि कहना, उसे बाध्य करना, ये इतना अलोकप्रिय हुआ
इंदिरा गांधी को ये लगने लगा कि नहीं, अब जो है स्थिति हमारे हाथ से जो है वो निकल रहा है। और तब 21 मार्च 1977 ईस्वी को 21 माह के इस आपातकाल के बाद क्या हुआ, आपातकाल की जो है घोषणा को वापस ले लिया। और इस तरह से घोषणा को वापस तो ले लिया गया, लेकिन इसके साथ बहुत सारी जो है दुश्वारियाँ और बहुत सारी जो है ऐसे सबक छोड़ गया जो आज भी हम भारतीयों के जनजीवन में किसी न किसी रूप में जो है वो विद्यमान है। और आप इस तरह से समझ जाइए कि इंदिरा गांधी के राजनीतिक जीवन पर इसका ये असर पड़ा कि 350 सीट्स 1977 में जब चुनाव हुए तो उनके 350 सीट्स थे पिछले चुनाव में, उसमें से मात्र 153 सीट्स ही जो है उनको क्या है कि वो हासिल हो सका। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि इंदिरा गांधी का जो आपातकाल के दौरान जो इस तरह के कृत्य किए गए वो वास्तव में आज भी भारत के राजनीतिक जीवन का एक ब्लैक स्पॉट है, एक काला धब्बा है। और कहा जाता है कि इसमें जैसे देवकांत बरुआ ने उन्होंने ये नारा दिया था कि कांग्रेस ही इंदिरा और इंदिरा ही इंडिया, इंदिरा इज़ इंडिया, इंडिया इज़ इंदिरा, इस तरह का नारा जो है दिया। यानी कि उस समय जो उनके कह सकते हैं कि आस-पास में उनके जो कह सकते हैं कि एक बटरिंग करने वाले जो नेताओं की जो एक बाढ़ सी लग गई थी, जिसके कथनानुसार ही जो है इंदिरा गांधी हर काम कर रही थी। कहा जाता है कि उस समय उनको किसी ने सजेस्ट नहीं किया, अच्छी बात जैसे होता है ना कि भाई अगर आप साथ में हैं तो साथ में तो आपका ये फ़र्ज़ बनता है कि उन्हें ये बताएं कि आप जो का यह कदम कितना नुकसानदायक होगा, कितना जो है वो क्या है कि उससे फ़ायदेमंद होगा। अगर ये बताते आसपास के लोग अगर ये ना बताएं या जानते हुए भी किसका क्या दुष्प्रभाव हो सकता है और बावजूद इसके आप बेवजह तारीफ़ करते हैं, तो ये से ही जो है हमारे देश में पुराने के ज़माने से चारण और भाट जो है वो कहा जाता रहा है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप ये सारी बातें अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि आपातकाल के दौरान जो इंदिरा गांधी की जो कह सकते हैं कि जो कदम थे वो कदम क्या थे। और आप इस बात को जान लीजिए कि 1977 में जब चुनाव हुआ ना तो जनता पार्टी की सरकार बनी और जनता पार्टी की सरकार यद्यपि बहुत लंबे समय तक नहीं चली, लेकिन उन्होंने अपने शासनकाल में 1978 ईस्वी में 44वां संविधान संशोधन लाया और उस 44वां संशोधन के अंतर्गत उन्होंने भारत के संविधान में ऐसे कई महत्वपूर्ण परिवर्तन किए, कई महत्वपूर्ण संशोधन किए, जिसने इस बात को सुनिश्चित किया कि आने वाले समय में फिर इस तरह का आपातकाल लागू नहीं किया जा सके। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे क्या था कि हमारे देश में पहले क्या था कि जो आर्टिकल 352 है वो बाह्य आक्रमण और आंतरिक अशांति की बात करते थे। वहाँ पे कहने का मतलब है केवल आंतरिक अशांति के आधार पर राष्ट्रीय आपात की घोषणा की बात करता, लेकिन 44वां संविधान संशोधन में आंतरिक अशांति के आधार पर सशस्त्र विद्रोह लागू जो है वो सशस्त्र विद्रोह शब्द का प्रयोग किया गया और ये कहा गया कि कम से कम सशस्त्र विद्रोह की स्थिति उत्पन्न होनी चाहिए राष्ट्रीय आपात के लागू किए जाने की। ठीक है। दूसरी महत्वपूर्ण बात कि जो इंदिरा गांधी ने उन्होंने क्या किया था, उन्होंने लिखित सलाह पर नहीं, उन्होंने मौखिक रूप से भारत के राष्ट्रपति से कहा कि आपातकाल की घोषणा कर दीजिए और फखरुद्दीन अली अहमद ने राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर दी। लेकिन 44वां संविधान संशोधन में यह बात भारत के संविधान में जोड़ा गया कि मंत्रिपरिषद की लिखित सलाह के आधार पर ही जो है आपातकाल की घोषणा जो है वो की जा सकती है। केवल मौखिक रूप से प्रधानमंत्री के कहने से ऐसा नहीं हो सकता है। मंत्रिपरिषद के लिखित सलाह पर ही राष्ट्रपति भारत में आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं। और एक और महत्वपूर्ण परिवर्तन किया गया, वो परिवर्तन ये था कि जब राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा हो जाती थी तो 2 माह तक उसे संसद में ले जाने की आवश्यकता नहीं थी, यानी 2 माह के बाद ही जाकर संसद के पटल पर उसे रखा जाएगा। अगर वो मान्यता देते हैं तो वो 6-6 माह के अंतराल पर अनिश्चित काल के चलेगा। लेकिन क्या हुआ, 44वां संविधान संशोधन के अंतर्गत कहा गया कि नहीं, राष्ट्रीय आपात एक बहुत सेंसिटिव मुद्दा है, इसलिए 2 महीने बहुत लंबा समय हो जाता है, इसे 1 महीने के भीतर ही जो है उसे क्या है कि रखा जाना चाहिए। ठीक है। ये तमाम तरह की ऐसी चीज़ें हुई थी। राम जेठमलानी का नाम आपने सुना होगा, वो बार काउंसिल के अध्यक्ष थे उस समय। ठीक है। और वो जो है एक तरह से इंदिरा गांधी के इस तरह से उनके विरोध में प्रचार प्रसार कर रहे थे कि इंदिरा गांधी ने बार काउंसिल के अध्यक्ष पद से उनको हटाकर उनकी जगह पर जो है उस तत्कालीन भारत के अटॉर्नी जनरल को बार काउंसिल का अध्यक्ष बना दिया गया। तो इस तरह की बहुत सारी ऐसी घटनाएं घटित हुई जो कि अपने आप में बहुत ही ऐतिहासिक है, बहुत ही महत्वपूर्ण है और जो
कांग्रेस को हमेशा से कटघरे पर खड़ा करती है और कांग्रेस पर इसका कोई सॉलिड जवाब नहीं होता है सिवाय बगले झांकने के। तो फिलहाल आज के इस सेशन में इतना ही। उम्मीद करता हूं कि इस संक्षिप्त लेक्चर में आपातकाल की जो समुचित जो परिस्थितियां हैं उन परिस्थितियों को आपने समझा होगा। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर एक नए विषय के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।